पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। आज हम देखेंगे संविधान कैसे बना और किन किन तथ्यों के साथ उसकी शुरुआत हुई और वो किस रूप में कब बनकर तैयार हो गया। तो आज हम जानेंगे परिचय कि उसका इंट्रोडक्शन, पूरा परिचय आज उसका हम फिनिश कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो क्या हुआ कि हमें देखना है कि संविधान की विशेषताएं। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब ये कैबिनेट मिशन था क्या? कैबिनेट मिशन बनाया गया कि जो हमारा संविधान था वो कैसे बने, क्या क्या शुरुआत हो, किस प्रकार से उसका ढांचा होना चाहिए, उन सभी को तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, जो ब्रिटिश द्वारा किया गया था। 1946 को वो लोग भारत आए और उन्होंने अपना संविधान, जो संविधान सभा थी, उसका गठन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमें जानना होगा संविधान सभा के अंदर कौन कौन थे जिन्होंने इसे बनाने के लिए इतना कष्ट कर दिया। देखो, सबसे पहले इसमें के अंदर जानना है कि 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कमेटी भारत आई जिन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए यहाँ पर कदम रख दिया। अब ये देखते हैं कि कौन कौन थे वो। देखो, 3 लोग थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, ये भारतीय सचिव थे, उच्च पद पर ये विराजमान थे। दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर, ये नेवी के प्रभारी थे। अब जब संविधान बनाने की बात आई, संविधान सभा बनाओगे आप, तो संविधान भी बाद में क्रिएट होगा। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अगर हम जो जिन लोगों को भेज रहे हैं, तो जिस चीज़ को बनाना है उनमें उनकी मास्टरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय सचिव को भेजा गया, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्रियल की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मिनिस्ट्रियल एक अलग ही पावर है जो छोटे से छोटे क्षेत्र तक पहुंचकर उस काम को पूर्ण रूप से कराती है। जैसे डीएम, डीएम ऊपर जाकर मिनिस्ट्रियल जो भी पाते हैं और नीचे वो अपना जितना भी संघ कार्य कराते हैं, उनके नीचे भी छोटे छोटे अधिकारी होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए एक भारतीय सचिव को नियुक्त कर दिया गया कि आप जाइए, क्योंकि ये नीचे से ही ऊपर तक पहुँचे हैं तो इन्हें सब पता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरे बनाए गए व्यापार मंडल के अध्यक्ष। तो व्यापार मंडल अब क्या था कि जो पूरे इंडिया के अंदर व्यापार होना है, कुछ भी बिजनेस होना है, छोटी छोटी चीज़ भी है, कृषि, कुछ भी ए टू जेड चीज़, तो वो सब की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप संविधान बना रहे हो तो उन्हें ध्यान में रखकर भी कुछ कुछ बनाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को बुलाया गया और उन्हें नियुक्त किया गया कि आप जाइए और आप भी इसमें कुछ योगदान कीजिए। तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर, जो नेवी के प्रभारी थे। अब जब इतना आपने इंडिया के अंदर व्यवस्था बना ली, मिनिस्ट्रियल पावर दे दी, उसके बाद फिर आपने व्यापार के लिए भी बोल दिया कि आप व्यापार भी कीजिए। पर लेकिन इतना आप कर रहे हो, अगर आप अपनी चारों बाउंड्री जितनी भी हैं हमारी चारों तरफ की, उसे अगर सिक्योर नहीं करोगे तो फिर से कोई ना कोई कब्जा कर लेगा, जैसे ब्रिटिश ने कर लिया था। तो अब उस चीज़ को रोकने के लिए नेवी के प्रभारी को नियुक्त किया गया कि आप जाइए और इंडिया को तीनों प्रकार की सेवाएं बनाने का मौका दीजिए। तो उन्होंने तीनों प्रकार की सेनाओं के लिए एक सेना प्रभारी को चुना। जो आपको पता है, एक हमारी नेवी होती है, एक हमारी एयरफोर्स होती है, एक आर्मी होती है। तो इन तीनों को बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो सेना के अंदर पहले से ही था, कि क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ कि जो रिपोर्ट है, संविधान जो कैबिनेट मिशन आया, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी जो 16 मई 1946 को दे दी। इन्होंने कहा कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी। इन्होंने बोल दिया गया 16 मई 1946 को, उन्होंने ये बोल दिया कि अब हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। अब संविधान सभा का गठन करेंगे, अब ये देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। संविधान सभा का गठन होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रांतों के विधानसभा द्वारा वोट होंगे। फ्रांस की पद्धति से ये चीज़ ली गई है। अब क्या था उस समय में, प्रांत का मतलब थे उस टाइम राज्य नहीं थे, सारे के सारे प्रांतों में बटे हुए थे। छोटे छोटे प्रांत, कुछ बड़े प्रांत, कुछ छोटे प्रांत। उसमें कुछ रजवाड़े भी थे, उसमें कुछ ब्रिटिश प्रांत भी थे, उसमें कुछ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। तो उन सभी के द्वारा वोटिंग होगी कि हाँ संविधान सभा बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए, इन चीज़ों के ऊपर। और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि वही लोग चुनाव करेंगे, ना कि ये इलेक्टेड होगा कि हाँ
एक तरह से कि इतने वोट इधर पड़े, इतने वोट इधर पड़े, ये वोट ज़्यादा हैं तो हाँ ये चीज़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों द्वारा चुन लिया गया कि हाँ यही होगा, उसने कह दिया कि यही होगा तो यही होगा। मतलब एक तरह से राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र द्वारा इसे चुनने की नीति बनाई गई। अब इसमें हमें जानने पड़ेगा, जैसे मैंने बता दिया था अभी कि कौन कौन वोट करेगा। तो इसमें वोट करने वाले जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, रजवाड़े थे और कमिश्नरी क्षेत्र थे। और ब्रिटिश प्रांत क्या क्या थे, अब ये जानना है कि तीनों थे क्या क्या। अब भारत के अंदर जब ब्रिटिश, पहले तो कंपनी थी, उसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो अब क्या हुआ, जब कंपनी थी तो उस समय भी इतना ज़्यादा उन्होंने क्षेत्र कवर नहीं किया हुआ था। पर जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि जितने बड़े बड़े प्रांत हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि चारों तरफ से कब्जा कर लिया जाए और जो बाकी क्षेत्र बचेंगे उन्हें देखा जाएगा क्या करना है। अब क्या था कि कुछ वहाँ पर राजा भी लोग राज कर रहे थे। अब जो लोग झुक गए ब्रिटिश सरकार के सामने, उन्हें रजवाड़े दे दिए गए। उन्हें बना दिया गया कि आप इस क्षेत्र को संभालिए। तो उन्हें रजवाड़े कहा गया कि आप यहाँ के राजा हैं पर लेकिन आप ब्रिटिश सरकार के अंडर ही काम करेंगे, तो उन्हें रजवाड़े बोल दिया गया। तीसरे थे कमिश्नरी क्षेत्र। अब कमिश्नरी क्षेत्र क्या है, तो कमिश्नरी क्षेत्र को आप ऐसे समझिए कि जो ब्रिटिश प्रांत थे तो उसके जितने भी लीडर थे, जो हमारे यहाँ पर एक गवर्नर होता था, आपको मालूम है, जनरल गवर्नर, गवर्नर जनरल, तो उन्होंने कमिश्नरी क्षेत्र बांट दिए। मतलब हर जगह एक एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया कि इस क्षेत्र के आप कमिश्नर हैं, आप इसका पालन कीजिए, ठीक है, आप ही इसका जो भी करना है आप ही करेंगे। इसमें ब्रिटिश सरकार सिर्फ आपको या तो सिक्योरिटी आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, आपको अगर हमें ऑर्डर देना तो वो हम आपको देंगे, आपको हमारी सभी बातें माननी होंगी। एक तरह से एक नौकर टाइप रख दिया गया कि आप हमारी सब बात मानेंगे, बस आप इस क्षेत्र को संभालिए। बस इस चीज़ों के लिए अब तीन चीज़ बन गई, ब्रिटिश प्रांत, रजवाड़े और कमिश्नरी क्षेत्र। और जब देश आज़ाद होने वाला था तब भी ये क्षेत्र थे। पर लेकिन अब इसके अंदर एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय में ब्रिटिश प्रांत जो थे उन सभी की तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो सभी भारत को देने वाले थे। लेकिन रजवाड़े और कमिश्नरी क्षेत्र को ये अधिकार दिया गया दोनों को कि अगर आप चाहें एक अलग देश बनाना अपना तो आप बना सकते हैं, आप आज़ाद हैं। और अगर आप किसी भी देश का तो मिलना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम 1947 में पाकिस्तान और इंडिया लगा हो गया था, भारत, तो उन दोनों को उन्हें चॉइस दी गई कि जिस जो भी आप चाहें, जिस देश में आप चाहें, उस देश में आप जाना चाहें उस देश में आप जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब अगला देखते हैं कि संविधान सभा। तो इसके अंदर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में 389 सीट थी, 389 सीट उस टाइम पर थी। अब छोटा सा देखते हैं नेक्स्ट। अब उस समय क्या था कि 292 तो प्रांत थे, 93 रजवाड़े थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को गठित हो गई। मतलब संविधान सभा जो थी वो 6 दिसंबर 1946 को पूरी तरह बन के तैयार हो गई। अब बस फैसले लेने थे कि संविधान बनाना है। अब जो इसकी पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 मेंबर उपस्थित थे। 207 मेंबर ही पहली जो हमारी संविधान सभा की बैठक हुई उसमें उपस्थित हुए। और याद रखना एक छोटी सी बात कि 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट हैं JB कृपलानी, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में सबसे पहले बोलना शुरू किया। अब जब संविधान सभा होगी तो कुछ तो बोला जाएगा ना कि संविधान कैसे होना चाहिए, या कुछ भी कि हाँ भाई आप लोगों ने किसी का धन्यवाद करना हो या अपनी कुछ बात रखनी हो तो वो बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो उसके लिए जब बोलना शुरू किया गया तो सबसे पहले व्यक्ति थे JB कृपलानी। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति को पॉइंट करते हैं कि आप उनसे कहते हैं महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ। वो किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते, वो उनके द्वारा उन्हें पॉइंट करते हैं। तो अब अध्यक्ष का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अध्यक्ष एक दिन में तो चला जाता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
सर्वप्रथम अध्यक्ष बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष। अब इनका जो चुनाव था वो उम्र के तौर पर हुआ। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति की उम्र है, और उन्होंने देखा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उम्र दराज व्यक्ति हैं, उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष, जो सिर्फ एक ही दिन के लिए थे, वो भी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। आगे देखते हैं। अब अगला ये है कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। पहली 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और अब अध्यक्ष बन गए तो उपाध्यक्ष भी चाहिए ही चाहिए। अब उपाध्यक्ष जो बनाए गए वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्या है, अब क्या हुआ कि जो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी वो हट गए। अब उनकी जगह जो दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए वो थे 16 जुलाई 1948 को दूसरे उपाध्यक्ष बी.टी. कृष्णामाचारी को चुना गया। ठीक है, इन्हें बना दिया गया उपाध्यक्ष। अब नेक्स्ट है कि बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसका महत्व बहुत है। ये बात याद रखना कि जो संविधान सभा का गठन हो रहा था या संविधान बनाने की मांग थी, बी.एन. राव वही व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान और संविधान सभा का गठन करने की मांग की थी। इन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अब संवैधानिक सलाहकार का काम क्या है? अब जब संविधान बनाया जाएगा तो उस समय अगर उन्हें कोई भी सलाह देनी है तो वो दे सकते हैं। उनके पास ये अधिकार है कि वो उन्हें सलाह दें कि आप ये कीजिए, इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान बना रही है वो उनके पास है कि वो चाहें तो इनकी सलाह मान सकते हैं, नहीं उनके अकॉर्डिंग अगर लगता है कि हाँ ये व्यक्ति, जैसे हम होते हैं ना काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हमसे कहे कि ये ऐसा कर ले, तो हाँ पॉइंट होता है कि हाँ बंदे ने सही कहा है, चलो ये कर लेते हैं। तो ऐसी सलाह दी गई जो उनके दिमाग में नहीं आई तो वो ऐड ऑन हो जाएगी, लेकिन उनके दिमाग में थी और उन्होंने सोचा कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो उस चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। सब उन्हीं के ऊपर है, बस इनका काम सलाह देना है। अब नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव की बात कही। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? अब उद्देश्य प्रस्ताव है प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव का यहाँ पर मतलब है प्रस्तावना। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल भी बोलते हैं। अब प्रस्तावना की बात की गई। उन्होंने इस सिंपल सी बात एक कुछ ही शब्दों में बोल डाला कि एक ऐसा पेपर जो पूरे संविधान को संक्षेप रूप में अपने अंदर बसा ले, उसे प्रस्तावना कहा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत का मतलब है पारित हो गया, कंफर्म हो गया कि प्रस्तावना अब हमारे संविधान के अंदर होगी। आगे देखते हैं। आगे है 22 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बनाए गए। ये इनके चेयरमैन थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये है कि वो संविधान बनाएगी कि संविधान के क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ वही देखेगी। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, ये वाली बात थोड़ी सी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटा सा नॉर्मल। आगे है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया, मतलब पूर्ण रूप से बना लिया गया। संविधान पूरी तरह से बन चुका था संविधान, बस संविधान को लागू करना बाकी था।
26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि यार जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था तो पूरे 2 महीने का वेट क्यों किया गया? कुछ कारण होगा ना जिसकी वजह से 2 महीने का वेट किया गया। नहीं तो जब 26 को हो गया था बनकर तैयार तो 26 को 27 को लागू कर देना चाहिए था। 2 महीने का वेट क्यों किया गया? लेकिन उसका भी एक कारण है, देखते हैं क्या कारण है। इसके पीछे कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसके चलते उस दिन को याद रखते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस, उसी के कारण 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू करा गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो ये कारण था। चलिए छोटी सी चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना प्रस्तावना एक परिचय है हमारे पूरे संविधान का, मुख्य आधार है हमारे संविधान का, मकसद है कि हमारे संविधान का मकसद क्या है, या लक्ष्य है हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, सब कुछ प्रस्तावना है। प्रथम बार भारत के संबंध में प्रस्तावना भारत सरकार अधिनियम 1919 में दी गई, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। 1919 में आया और उसके अंतर्गत प्रस्तावना की बात की गई। अब दूसरा जो आया था वो आया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन इसके अंदर प्रस्तावना की कोई बात ही नहीं की गई, प्रस्तावना का अभाव था इसमें। आगे देखते हैं। और इसके अंदर एक पॉइंट है कि प्रस्तावना की जो प्रेरणा है, मतलब प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो वो अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना को जो अंतिम रूप था वो 17 अक्टूबर 1948 को दिया गया। जो हमारी प्रस्तावना थी उसे जब बनाया गया तो वो पूर्ण रूप जो है उसका वो 17 अक्टूबर 1948 को पूर्ण रूप से प्रस्तावना को बना लिया गया। संविधान में चित्रकारी का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया और उन्होंने ही राष्ट्रीय चिन्ह भी दिया। अब राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते हैं सब, अशोक लाट हमारे जो अशोक हैं, अशोक चिन्ह वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। लेकिन अब ये जो थे इन्होंने चित्रकारी की है। चित्रकारी का क्या मतलब है? मतलब ये है, आप संविधान को जब आप ओरिजिनल संविधान को जब आप देखेंगे जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसे जब आप खोल कर देखोगे तो जो रेक्टेंगल रूप में एक बना हुआ है, आपने मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं कि रेक्टेंगल होता है, इसके चारों तरफ एक गड्ढा खोद दिया जाता है, मिट्टी निकाल ली जाती है, वो जो क्षेत्र बचा हुआ है बाकी जिसमें गड्ढा खुदा हुआ है, उसी क्षेत्र को हम मानते हैं संविधान के अंदर वो जो क्षेत्र है गड्ढा खुदा हुआ वहाँ पर चित्रकारी की गई है, क्योंकि अंदर साइड सारा का सारा संविधान है रेक्टेंगुलर के अंदर, पर उसके बाहर जो चारों तरफ एक और छोटा उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है उसमें चित्रकारी की गई है। तो वो आचार्य नंदलाल बोस जी ने की है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसके अंदर है प्रस्तावना की जो लिखावट है, मतलब प्रस्तावना को लिखा किसने है, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। इन्होंने प्रस्तावना को लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा जानते हैं। अब इसके अंदर आपको मालूम है 5 प्रकार का इसके अंदर नेचर है, ठीक है। तो सबसे पहला है संप्रभुता। अपनी नीतियाँ बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भारत। भारत एक स्वतंत्र देश है, इसके अंदरूनी मामलों में कोई भी बाहरी शक्ति बाध्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर कुछ भी हो रहा है, हमारा देश स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिश के अधीन था, तो हमारे देश के अंतर्गत कुछ हो रहा है, कोई दंगा हुआ तो ब्रिटिश बोलती थी कि यहाँ भी शांत करो। पर लेकिन अगर हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है तो बाहर का देश कोई नहीं बोल सकता कि आप ऐसा कीजिए, अब ऐसा कीजिए, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता किसी भी बारे में। जो करेंगे हम करेंगे, कोई बाहरी शक्ति हमें इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेगी या हमारे ऊपर किसी प्रकार का भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह है संप्रभुता, सब हमारे देश के अंदर है, सब हम देखेंगे कोई और कुछ नहीं। दूसरा है समाजवाद। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और ये प्रभावी हुआ था वो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ, 1977 से ये प्रभावी हुआ, प्रभाव में लाया गया।
अब इसके अंदर ये कहा गया कि सरकारी व प्राइवेट कंपनियां साथ साथ काम करेंगी, जिससे क्या होगा। पहले क्या था कि प्राइवेट बहुत कम थी, ज़्यादातर सब सरकारी ही थी, पर लेकिन बाद में 1976 के उसमें लाया गया कि अब जो ये कंपनियां हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों मिलकर काम करेंगे। जिससे ये देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो समाजवाद जोड़ा गया वो किसके कारण जोड़ा गया। तो संविधान, ये जो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाजवाद को प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात जानते हैं कि ये जोड़ा क्यों गया। उद्देश्य इसका यह था कि गरीबी को हटा दो, बीमारी का उन्मूलन कर दो और अवसर की समानता लाना। अवसर समानता का मतलब है कोई भी नौकरी कुछ भी हो तो उसमें सभी को समान रूप से नौकरी मिले। किसी को ये ना हो पैसे वाला है या गरीब है तो गरीब को नौकरी ना मिले और पैसे वाले को नौकरी मिल जाए। तो सभी के लिए अवसर में समानता लाना। कोई भी अगर कोई एक नौकरी है तो उसके लिए वो जो 2 रुपये कमा रहा है वो भी एलिजिबल है और जो 2 लाख कमा रहा है वो भी एलिजिबल है। दोनों ही उस नौकरी को पा सकते हैं। ये समाजवाद की परिभाषा है। अब नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और ये भी स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अब आप ये समझ लीजिए, अब जैसे कि यूपी समझ लीजिए, यूपी के अंदर अच्छा खासा 19 से 20 करोड़ लोग रहते हैं लगभग। तो अब उसके अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अब एक चीज़ कर दिया जाए कि हाँ भाई राज्य के अंदर हिंदू धर्म के ही त्यौहार मनाए जाएंगे, तो मुसलमानों के या ईसाई धर्म या फिर कोई और धर्म, किसी भी धर्म का कोई त्यौहार या सिख वगैरह कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष ये कहेगा आकर कि बाबूजी आपने शायद प्रस्तावना नहीं पढ़ी, ज़रा हमें भी देख लेते हैं, हम वहाँ पर हैं। हमने साफ कहा है कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी राज्य सभी धर्मों का पालन करेंगे। जो धर्म होगा किसी भी व्यक्ति का, उसकी उतनी ही इज्जत होगी जो दूसरे धर्म की आप कर रहे हैं। बराबर सभी धर्म बराबर हैं, कोई भी धर्म ऊपर छोटा नीचा ऊंचा कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष ने सरकार को हिला दिया। अब ये भी मैंने बताया था अभी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और सबसे मेन बात ये कि विदेश मंत्री थे। अब नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक इसका मतलब है लोकतंत्र, ठीक है। शाब्दिक अर्थ है इसका लोगों का शासन। संस्कृत में लोक का अंत है मतलब है जनता, तंत्र का मतलब है शासन या प्रजातंत्र। एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब सिंपल सा इसमें ये कहा गया है, लोकतंत्र मतलब लोगों का राज, ठीक है नहीं, जनता का शासन। लोकतंत्र कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो नॉमिनेट नहीं होते, वो इलेक्टेड होते हैं, तो वो लोकतंत्र है। हम चुनते हैं, ना कि उन्हें कोई और चुन रहा है। हम उन्हें चुनेंगे, हम अपने यहाँ से प्रतिनिधि भेजेंगे, वो उन्हें वहाँ का जाकर चुनेंगे। तो वो एक लोकतंत्र की कैटेगरी में आता है, ना कि राजतंत्र है कि जैसे कि ब्रिटिश में होता है, जो वहाँ की महारानी हैं उन्हीं के बच्चे आगे चलकर उस गद्दी पर बैठेंगे। कोई मतलब नॉमिनेट होंगे, ना कि इलेक्टेड होंगे। तो लोकतंत्र कहता है कि भैया यहाँ तो इलेक्टेड होंगे, यहाँ पर किसी के बाप का राज नहीं है, यहाँ पर राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। सुपर 30 का आपने डायलॉग सुना होगा, तो वही यहाँ पर लागू होता है। और अगला देखते हैं। अगला है गणराज्य। ये भी कुछ कुछ मिलता है उसी से कि गणराज्य सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। अब इसके अंदर यहाँ पर एक बात बोली गई है सिंपल सा कि भीतर सत्ता के प्राथमिक पद आप समझ सकते हो, जैसे कि राष्ट्रपति। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं वो तो आप जानते ही हैं कि वो तो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, पर लेकिन जो ब्रिटिश के राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। तो यही अंतर है कि यहाँ पर इलेक्टेड होंगे, ना कि नॉमिनेट होंगे, ठीक है। रानी के हिसाब से नहीं है
कि एक एक ही परिवार बनता चला जाएगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो वही ये भी गणराज्य के अंदर बोला गया है, पर उसके अंदर ये बोला गया कि हर व्यक्ति के लिए लोकतंत्र, हर व्यक्ति छोटे छोटा पद या ऊंचे से ऊंचा पद। और गणराज्य के अंदर बोला गया जो प्राथमिक पद है, प्राथमिक पद आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन्हें आप मान सकते हैं। ठीक है, ये जो हैं प्रधानी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना गणराज्य ये कहता है। मुझे लगता है गणराज्य को आप समझ गए होंगे। और आप इसे जरा शिक्ष मत मानिए, ठीक है, आप ये मानिए इसमें न्याय की बात की गई है। अब कौन कौन सी न्याय की बात की गई है अब हम देख लेते हैं। पहला किया गया है सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार करना। कमजोर वर्ग का मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि अभी ST SC OBC, अब ये चीज़ें सारी की सारी उसमें ला दी गई हैं कि कमजोर वर्ग कोई भी हो उन्हें मदद की जाएगी। तो सामाजिक रूप से उनकी मदद करना हमारा धर्म भी है और ज़रूरत भी। पर लेकिन क्या आज ज़रूरत है इस सामाजिक सुधार की, वो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, आय के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आर्थिक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि एक व्यक्ति 2 रुपये कमा रहा है, एक 2 लाख कमा रहा है, तो अब ये नहीं होगा कि 2 लाख वाले को पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि आप ज़्यादा समझदार होंगे। क्या पता वो 2 रुपये वाला ज़्यादा समझदार हो, पर लेकिन उसे अवसर ही ना मिला हो अभी तक। पर लेकिन अब इस न्याय के अंतर्गत क्या पता उसे अवसर मिल जाए और वो 2 लाख वाले से भी ज़्यादा टैलेंटेड हो और उस नौकरी को पाले। तो साफ कहा गया कि आय के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तीसरा है राजनीतिक। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर वोट करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, राजनीति के अंदर कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद वो वोट कर सकता है, उसे ये अधिकार दिया गया। आगे आते हैं, अब नए राज्यों का गठन हुआ। तो अब ये देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य किससे अलग होकर बना और कब बना। देखो, सबसे पहले देखते हैं 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए बॉम्बे स्टेट से। पहले ये बॉम्बे स्टेट था, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिलाकर एक ही राज्य था, एक बॉम्बे स्टेट नाम का। लेकिन 1 मई 1960 को उन्हें तोड़ दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 1963 नागालैंड असम से अलग करके बनाया गया। पहले असम के अंदर ही नागालैंड था, उसे नागालैंड को अलग कर दिया गया असम से। सबसे पहला राज्य जो असम से टूट कर बना वो था नागालैंड, जो 1963 में बना, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया। हरियाणा पहले पंजाब के ही अंतर्गत था। आज भी आपको पता होगा ये वाली बात कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, जो है कि चंडीगढ़। तो वो इसीलिए है, अभी तक अलग ही नहीं हो पाई है। वो एक ही है, अभी तक अलग हो गए पर लेकिन राजधानी वही रही, अभी तक चेंज नहीं हो पाई। आगे देखते हैं, अगला है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, इससे पहले वो यूनियन टेरिटरी थी, पहले वो पूर्ण राज्य नहीं था हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 1971 को उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 21 जनवरी 1972 मेघालय असम से अलग करके बनाया गया और मणिपुर व त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मेघालय असम से अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया। और मणिपुर व त्रिपुरा ये दोनों यूनियन टेरिटरी थी, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला है 26 अप्रैल 1975 सिक्किम भारत में जोड़ लिया गया अनुच्छेद 35 व 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सॉरी, यहाँ पर अनुच्छेद नहीं है, जोड़ लिया गया 35 व 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हमें ये जानना होगा कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन है क्या। चलिए देखते हैं क्या है ये। 35वां संविधान संशोधन, भारत का संविधान 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। ठीक है, 1974 को ये किया गया।
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 कै जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 80-81 में परिणामिक संशोधन किए गए। एक नई अनुसूची अर्थात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम में भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तें दी गईं। अब आपको एक छोटी सी बात इसमें समझनी पड़ेगी। इसमें क्या हुआ था कि जो चीन था उसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और उसने इतना ज़्यादा तकलीफ दी, प्रताड़ित किया लोगों को कि सिक्किम बिल्कुल तिब्बत से लगा हुआ है। उससे दिख गया कि अगर तिब्बत को कर लिया तो हमें भी कब्जा कर लेगा। वो स्वतंत्र देश था उस टाइम, सिक्किम बिल्कुल अलग था। तो सिक्किम ने सीधा जवाहरलाल नेहरू जी से बोला। इसमें जवाहरलाल नेहरू तो थे ही नहीं उस टाइम पे, उस समय पे। अजी तो उस टाइम तो इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी जी से बोला गया कि भाई आप आओ, हमारे राज्यों को आप हमारे राज्य अपने देश में मिला लीजिए। अब सिक्किम को एक डर और था कि तिब्बत के अंदर क्या हुआ था चीन ने कि तिब्बत के लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया। एक को कहीं भेज दिया, एक को कहीं भेज दिया, बिल्कुल देश को कोने कोने में कर दिया कि हाँ, तिब्बत के लोगों को बिल्कुल तोड़ दिया, जिससे वो कभी वहाँ पर विद्रोह ही नहीं कर पाए। अब लोग वहाँ के जब सब अलग ही कर दिए, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे, लिमिटेड लोग रह गए, बिल्कुल टूट चुके ऐसे लोग वहाँ छोड़ दिए। तो वो एक डर, ऐसा भय बैठ गया, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि उनके मन में ख़त्म ही हो गया बिल्कुल कि हम विद्रोह कर ही नहीं सकते। और इतना ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा। इसी बात से सिक्किम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं, हमारे जो इंदिरा गांधी हैं उनसे उन्होंने सीधा बोला कि क्या आप हमें अलग अलग तो नहीं कर देंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने एक प्रस्ताव दिया कि एक काम कीजिए, आप पहले हमारे देश के साथ जुड़ जाइए एक टेम्प्रेरी रूप में। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए ये देश ठीक है, सॉरी, तो आप हमारे देश के साथ जुड़ जाना। और आपको अगर ये लगे कि हाँ, ये देश ठीक नहीं है, तो आप मत जुड़ना। तो उन्होंने कहा ये ठीक है। तो इसके लिए 35 बार संविधान संशोधन किया गया। सॉरी, खांसी हो गई। तो अब क्या हुआ, उसके अंदर जब जोड़ दिया गया उस चीज़ को, तो उन्हें सह राज्य, मैंने बताया ना कि सह राज्य का दर्जा दिया गया। और उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 80 और 81, अनुच्छेद 2 कै और 10वीं अनुसूची, इन सभी को जोड़ा गया सिक्किम के लिए। हर किसी में उसके लिए प्रावधान लिख दिए गए कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। अब क्या हुआ, भारत का संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 को सिक्किम को लग गया कि भाई देश बिल्कुल सेफ है, बहुत बढ़िया देश है, ऐसे देश के साथ जुड़ना उनका सौभाग्य होगा। तो उन्होंने क्या काम किया, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। संविधान 35वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 2 कै और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद 81 और 80 और 81 का यथाचित संशोधन किया गया। संविधान के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब जब उन्हें अच्छा लग गया तो राज्य सरकार ने कहा कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो 35वां संशोधन किया था उसे हटा देते हैं वहाँ से और 36वां एक नया संशोधन लाते हैं और आपको इस देश का पूर्ण राज्य घोषित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या था कि जो अनुच्छेद 2 कै में किया गया था उसे हटा दिया गया। उसे हटाने के बाद अब जो हमारी अनुसूची 1 है उसके अंदर क्या है कि सभी राज्यों का वर्णन दिया हुआ है कि कौन कौन से राज्य होंगे, तो उसमें उस राज्य को जोड़ा गया। अनुसूची 10 को हटा दिया गया जो जोड़ी गई थी। उसके बाद 80 और 81 में कुछ संशोधन किए गए जिससे कि ये लगे कि हाँ, ये इस देश का राज्य है। उसे संशोधन किया गया और जो सिक्किम में राजतंत्र था उसे खत्म कर दिया गया। राजतंत्र नहीं रहेगा, अब लोकतंत्र ही वहाँ पर चलेगा। एक ही राजा होगा जो लोगों द्वारा चुना जाएगा, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे, ना कि आपके सिक्किम के अलग कोई राजा होंगे। कोई नहीं होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे आपके यहाँ पर भी, जो राज्य का पूर्ण दर्जा बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से राज्य हुए। अगला राज्य था 20 फरवरी 1987, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग करके बनाया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्य और बनाए गए असम को तोड़कर। असम को इतना छाट दिया गया, इतना छोटा कर दिया। असम आज भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, पर लेकिन लगाओ उस टाइम कितना बड़ा होगा
कि अभी तक नागालैंड को और मणिपुर से मेघालय को अलग कर चुके हैं और मिजोरम और अरुणाचल को और अलग कर दिया। ठीक है, तो 4 राज्य बना चुके हैं अभी तक उसे अलग करके। अगला 30 मई 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले वो यूनियन टेरिटरी थी, उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया 1987 में। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। मध्य प्रदेश पूरा एक था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य था। अब वही होता है ना कि छोटे छोटे जगहों पर विद्रोह चल जाते हैं कि हमें इस राज्य में नहीं रहना वगैरह वगैरह। तो अब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। और आपको पता होगा सन 2000 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ठीक है, 8 दिन बाद ही उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया 15 नवंबर 2000 को। 2000 के अंदर 3 राज्यों को तोड़ दिया गया, अलग अलग राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट 2 जून 2014 तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ठीक है, बिल्कुल लास्ट देखते हैं लास्ट में क्या हुआ। लास्ट है 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लोग लगे रह गए, पाकिस्तान देखता रह गया, कश्मीर में जो आतंकवादी थे वो आंख ताकते रह गए, लेकिन किसी से नहीं रुका। केंद्र शासित बना दिया, राज्य तक नहीं छोड़ा। जो प्रदेश देश बनने की बात कर रहा था, दूसरे देश में जाने की बात कर रहा था, उसे राज्य भी नहीं छोड़ा। ये लगा लीजिए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आज रो रहे हैं कि हमें आप राज्य तो बना दीजिए कम से कम, लेकिन उन्हें पता है कि राज्य नहीं बनने वाला। बहुत समय की बात गई, अभी यूनियन टेरिटरी रहेगी काफ़ी समय तक। जब लगेगा कि हाँ अब राज्य बनने लायक है, उस टाइम उसे राज्य बना दिया जाएगा। तो आपको कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पॉलिटी की क्लास चलेंगी अब डेली। ठीक है, पूरा कोर्स ख़त्म किया जाएगा पॉलिटी का, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। 37 मिनट की वीडियो बन रही है।